कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि घर आखिर सिर्फ ईंटों और दीवारों का नाम है या उन यादों, रिश्तों और एहसास का भी जो हमारी जिंदगी को मानी देते हैं। और जब इंसान अपनी जमीन, अपने लोगों और अपनी पहचान से दूर होने लगे तो सबसे ज्यादा दर्द शायद उसी चीज का होता है जिसे हम अपनी जड़ें कहते हैं। हमारा मानना है कि किताब जो है वो हम सफर है। किताब जो है जिंदगी। बलूचिस्तान की अवामी दास्तानों में हानी और शह मुरीद गालिबन सबसे पुरानी तरह लोग किताबों से जुड़ जाएं। इल्म ये सन 1951 की बात है कि मैंने शायद अहमद दहलवी की ज़बानी उन यादों की दिलचस्प। मैं हूं आपका मेजबान आरिफ बाहलीम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों साहिबो, मैं हूं आरिफ बाहलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलती किताबें। इस प्रोग्राम में हम उर्दू अफसाने और फिक्शन की बड़ी आवाज़ों को उनकी नुमाइंदा तख्लीक़ात के ज़रिए आपके सामने पेश कर रहे हैं। आज हम जिस अफसाने का जिक्र करने जा रहे हैं वो उर्दू अदब की तारीख़ में सिर्फ एक अहम अफसाना नहीं बल्कि एक ऐसा हसास, दर्द भरा और फ़िक्र अंगेज़ अफसाना है जो इंसान के अपने घर, अपनी मिट्टी और अपनी शनाख्त से ताल्लुक़ को निहायत गहराई के साथ हमारे सामने रख देता है। और वो है इस्मत चुग़ताई का यादगार अफसाना जड़ें। जड़ें एक ऐसी कहानी है जो बज़ाहिर घर, बिछड़ने और वाबस्तगी के एहसास के गिर्द घूमती है, मगर उसके अंदर हिजरत, बेयकीनी, खौफ और अपने वजूद के बिखरने का एक गहरा कर्ब पोशीदा है। यह अफसाना सिर्फ चंद किरदारों या एक बदलते हुए वक्त की कहानी नहीं बल्कि उस सवाल की दास्तान है कि जब इंसान अपनी ज़मीन से कटने लगता है तो क्या सिर्फ जगह छूटती है या उसके अंदर कुछ और भी टूट जाता है। इस्मत चुग़ताई ने इस अफसाने में हिजरत और जुदाई के दुख को किसी नारे, किसी सियासी शोर या किसी बनावटी जज्बातियत के बगैर इस तरह पेश किया है कि कारी को सिर्फ हालात की तब्दीली नहीं बल्कि इंसान के अंदर जमी हुई बेचैनी और टूटते हुए ताल्लुकात की गूंज सुनाई देने लगती है। यहाँ सिर्फ एक मकान या एक शहर का मसला नहीं बल्कि उस एहसास का कर्ब है कि आदमी अपनी जड़ों से अलग होकर कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। आइए आज इस्मत चुग़ताई के अफसाने जड़ें को सिर्फ एक कहानी के तौर पर नहीं बल्कि घर, शनाख्त और इंसान के अपनी मिट्टी से ताल्लुक़ के एक गहरे इस्तारे के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। सबके चेहरे फक थे। घर में खाना भी न पका था। आज छठा रोज था। बच्चे स्कूल छोड़े घरों में बैठे अपनी और सारे घर वालों की जिंदगी वबाल की दे रहे थे। वही मार कुटाई, धूल धप्पा, वही उधम और कलाबाजियां जैसे 15 अगस्त आया ही ना हो। कमबख्तों को यह भी ख्याल नहीं कि अंग्रेज चले गए और चलते चलते ऐसा गहरा घाव मार गए जो बरसों रिसेगा। हिंदुस्तान पर अमल जर्राही कुछ ऐसे लुंजे हाथों और गठल नश्तरों से हुआ कि हजारों शरियानें कट गई हैं, खून की नदियां बह रही हैं। किसी में इतनी सकत नहीं कि टांका लगा सके। कोई और मामूली दिन होता तो कमबख्तों से कहा जाता कि बाहर काला मुंह करके गदर मचाओ, लेकिन चंद रोज से शहर की फजा ऐसी गलीज हो रही थी कि शहर के सारे मुसलमान एक तरह से नजरबंद बैठे थे। घरों में ताले पड़े थे और बाहर पुलिस का पहरा था। लिहाजा कलेजे के टुकड़ों को सीने पर कूदों दलने के लिए छोड़ दिया गया। वैसे सिविल लाइंस में अमन ही था जैसा कि आमतौर पर रहता है। ये तो गंदगी वहीं ज्यादा उछलती है जहां 6 बच्चे होते हैं। जहां गुर्बत होती है वहीं जहालत के घोरे पर नाम नेहाद मजहब के ढेर बिजबिजाते हैं और ये ढेर कुरेदे जा चुके थे। ऊपर से पंजाब से आने वालों की दिन ब दिन बढ़ती हुई तादाद अक़लियत के दिल में दहशत बिठा रही थी। गलाजत के ढेर तेजी से कुरेदे जा रहे थे। अफूनत रींगती रींगती साफ सुथरी सड़कों पर पहुंच चुकी थी। 2-4 जगह तो खुल्लम खुल्ला मुजाहरे भी हुए, लेकिन मारवाड़ की रियासतों के हिंदू मुसलमान की इस कदर मिलती जुलती मुआशरत है कि उन्हें नाम, सूरत या लिबास से भी बाहर वाले मुश्किल से पहचान सकते हैं। बाहर वाले अक़लियत के लोग जो आसानी से पहचाने जा सकते थे वो तो 15 अगस्त की बू पाकर ही पाकिस्तान की हुदूद में खिसक गए थे। रहे रियासत के कदीम बाशिंदे तो ना ही उनमें इतनी समझ और ना ही उनकी इतनी हैसियत के पाकिस्तान और हिंदुस्तान का दकीक मसला उन्हें कोई बैठ कर समझाता। जिन्हें समझना था वो समझ चुके थे और वो महफूज हो चुके थे। बाकी जो ये सुनकर गए थे कि 4 सेर का गेहूं और 4 आने की हाथ भर लंबी नान पाव मिलती है, वो लौट रहे थे, क्योंकि वहां जाकर उन्हें यह भी पता चला कि 4 सेर का गेहूं खरीदने के लिए 1 रुपए की भी जरूरत होती है।
और हाथ भर लंबी नान पाव के लिए पूरी चवन्नी देना पड़ती है। और ये रुपया अठन्नियां ना ही किसी दुकान पर मिलें और ना ही खेतों में उगें। उन्हें हासिल करना उतना ही मुश्किल है जितना जिंदा रहने की तगदौ। लिहाजा जब खुल्लम खुल्ला इलाकों से अकलियत को निकालने की राय होती तो बड़ी मुश्किल आन पड़ी। ठाकुरों ने साफ कह दिया कि साहब रियाया ऐसी गुथी मिली रहती है, मुसलमानों को बीन कर निकालने के लिए बाकायदा स्टाफ की जरूरत है, जो कि बेकार जायद खर्च है। वैसे आप अगर कोई टुकड़े जमीन के शरणार्थियों के लिए खरीदना चाहें तो वो खाली कराए जा सकते हैं, जानवर तो रहते ही हैं, जब कहिए जंगल खाली कर दिया जाए। अब बाकी रह गए चंद गिने चुने खानदान, जो या तो महाराजा के चेले चाटों में से थे और जिनके जाने का सवाल न था, या वो जो जाने को तुले बैठे थे, बस बिस्तर बंध रहे थे। हमारा खानदान भी उसी फहरिस्त में आता था। जब तक बड़े भाई अजमेर से ना आए थे कुछ ऐसी जल्दी न थी, मगर उन्होंने तो आकर बौखला ही दिया। फिर भी किसी ने ज्यादा अहमियत नहीं दी। वो तो शायद किसी के कान पर जू ना रेंगती और बरसों असबाब न बन चुकता, जो अल्लाह भला करे छब्बा मियाँ का वो पैंतरा न चलते। बड़े भाई तो जाने ही वाले थे, कह कहकर हार गए थे। तो मियाँ छब्बा ने क्या किया कि एकदम स्कूल की दीवार पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखने का फैसला कर लिया। रूपचंद जी के बच्चों ने उसकी मुखालफत की और फौरन बिगाड़ कर अखंड हिंदुस्तान लिख दिया। नतीजा यह कि जूता चल गया और एक दूसरे को ही सफ़े हस्ती से मिटाने की सही फरमाई गई। बात बढ़ गई, हत्ता कि पुलिस बुलाई गई और जो चंद गिनती के मुसलमान बचे थे उन्हें लारी में भरकर घरों को भिजवा दिया गया। अब सुनिए कि जूं ही बच्चे घर में आए, हमेशा हैजा ताउन के सुपुर्द करने वाली माएं ममता से बेकरार होकर दौड़ी और उन्हें कलेजे से लगा लिया गया। और कोई दिन होता और रूपचंद जी के बच्चों से छब्बा लड़कर आता तो दुल्हन बाबी उसकी वो जूतियों से मरम पट्टी करती कि तौबा भली, और उठाकर उन्हें रूपचंद जी के पास भेज दिया जाता कि पिलाएं इसे अंडी का तेल और कौनैन का मिक्सचर, क्योंकि रूपचंद जी हमारे खानदानी डॉक्टर ही नहीं, अब्बा के पुराने दोस्त थे। डॉक्टर साहब की दोस्ती अब्बा से, उनके बेटों की भाइयों से, बहुओं की हमारी भावजों से और नई पौध की नई पौध से आपस में दांत काटी रोटी की थी। दोनों खानदानों की मौजूदा 3 पीढ़ियां एक दूसरे से ऐसी घुली मिली थीं कि शुबा भी न था कि हिंदुस्तान की तकसीम के बाद इस मोहब्बत में फूट पड़ जाएगी। हालांकि दोनों खानदानों में मुस्लिम लीगी, कांग्रेसी और महासभाई मौजूद थे और मजहबी और सियासी बहसें भी जम कर होती, मगर ऐसे ही जैसे फुटबॉल या क्रिकेट मैच होते हैं। इधर अब्बा कांग्रेसी थे तो उधर डॉक्टर साहब और बड़े भाई लीगी थे, तो उधर ज्ञान चंद महासभाई, इधर मंझले भाई कम्युनिस्ट थे, तो उधर गुलाब चंद सोशलिस्ट, और फिर उसी हिसाब से मर्दों की बीवी और बच्चे भी उसी पार्टी के थे। आमतौर पर जब मुचैटा होता तो कांग्रेस का पल्ला भारी पड़ता। कम्युनिस्ट सोशलिस्ट भी गालियां खाते मगर कांग्रेस में ही घुस पड़ते। रह जाते महासभाई और लीगी, ये दोनों हमेशा साथ देते। गो वो एक दूसरे के दुश्मन होते, फिर भी दोनों मिलकर कांग्रेस पर हमला करते। लेकिन इधर कुछ साल से मुस्लिम लीग का जोर बढ़ता गया और उधर महासभा का। कांग्रेस का तो बिल्कुल पड़ा हो गया। बड़े भाई की सिपाह सालारी में घर की सारी नई पौध सिवाय 2 एक गैर जानिबदार किस्म के कांग्रेसियों को छोड़कर नेशनल गार्ड की तरह डट गई। उधर ज्ञानचंद की सरदारी में सेवक सिंह का छोटा सा दिल डट गया, मगर दोस्ती और मोहब्बत में फतूर ना आया। अपने लल्लू की शादी तो मैं मुन्नी से ही करूंगा, महासभाई ज्ञानचंद मुन्नी के लीगी बाप से कहते। सोने की पाजेब लाऊंगा, यार मलम्मा ना ठोक देना। यानी बड़े भाई ज्ञानचंद की साहूकारी पर हमला करते हैं और उधर नेशनल गार्ड दीवारों पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिख देते और सेवा सिंह का दिल उसे बिगाड़कर अखंड हिंदुस्तान लिख देता। ये उस वक्त का जिक्र है जब पाकिस्तान का लेन देन एक हंसने हंसाने का मशगला था। अब्बा और रूपचंद जी ये सब कुछ सुनते और मुस्कुराते और सारे एशिया को एक बनाने के मंसूबे बांधने लगते। अम्मा और चाची सियासत से दूर धनिये, हल्दी और बेटियों के जहेजों की बातें किया करती और बहुएं एक दूसरे के फैशन चुराने की ताक में लगी रहती। नमक मिर्च के साथ साथ डॉक्टर साहब के यहां से दवाएं भी मंगवाई जाती। रोज किसी को छींक आई और दौड़ा डॉक्टर साहब के पास, या जहां कोई बीमार हुआ और अम्मा ने दाल भरी रोटी या दही बड़े बनवाने शुरू कर दिए और डॉक्टर साहब से कहलवा दिया कि खाना हो तो आ जाइए। अब डॉक्टर साहब अपने पोतों का हाथ पकड़े आन पहुंचे। चलते वक्त बीवी कहती, खाना ना खाना सुना? तो फिर फीस कैसे वसूल करूं? देखो जी, लाला और चुन्नी को भेज देना।
हाय राम, तुम्हें तो लाज भी नहीं आती। चाची बुड़बुड़ाती, मजा तो जब आता जब कभी अम्मा की तबीयत खराब हो जाती, अम्मा कांप जाती। ना भाई, मैं उस मसखरे से इलाज नहीं कराऊंगी। मगर फिर घर के डॉक्टर को छोड़कर कौन शहर से बुलाने जाता। लिहाजा सुनते ही डॉक्टर साहब दौड़े आए। अकेली अकेली पुलाव जर्दे उड़ाओगी तो आप बीमार पड़ोगी। वो जलाते, जैसे तुम खाओ हो वैसे ही औरों को समझते हो। अम्मा पर्दे के पीछे से भिन्नाई, अरे ये बीमारी का तो बहाना है भाभी, तुम वैसे ही कहलवा दिया करो, मैं आ जाया करूंगा। ये ढोंग काहे को रचाती हो। वो आंखों में शरारत जमा करके मुस्कुराती और अम्मा जल कर हाथ खींच लेती और सलावातें सुनाती। अब्बा मुस्कुरा कर रह जाते। एक मरीज को देखने आते तो सारे घर के मर्ज उठ खड़े होते। कोई अपना पेट लिए चला आ रहा है तो किसी की फुंसी छल गई है, किसी का कान पक रहा है तो किसी की नाक सूजी हुई है। क्या मुसीबत है डिप्टी साहब, एक आध को जहर दे दूंगा मैं। क्या मुझे सलोत्री समझा है कि दुनिया भर के जानवर टूट पड़े। वो मरीजों को देखते जाते और बुड़बुड़ाते जाते। और जहां कोई नए बच्चे की आमद की इत्तला हुई, वो जुमला सामान्य तखलीक को गालियां देने लगते। मुफ्त का डॉक्टर है, पैदा किए जाओ कम्बख्त के सीने पर कूदो दलने के लिए। मगर जूं ही दर्द शुरू होता, वो अपने बरामदे से हमारे बरामदे के चक्कर काटने लगते। चीख चिंगाड़ से सबको बौखला देते। मोहल्ले टोले वालियों का आना दुश्वार, बनने वाले बाप के आते जाते तड़ातड़ चपतें और जुर्रत अहमकाना पर फिटकारें। पर जूं ही बच्चे की पहली आवाज उनके कान में पहुंचती, वो बरामदे से दरवाजे पर और दरवाजे से कमरे में अंदर आ जाते और उनके साथ साथ अब्बा भी बावले होकर आ जाते। औरतें कोसती पीटती पर्दे में हो जाती। जच्चा की नफ्स देखकर वो उसकी पीठ ठोंकते, वाह मेरी शेरनी, और बच्चे की नाल काट कर नहलाना शुरू कर देते। वाले साहब घबरा घबरा कर फुअड़ नर्स का काम अंजाम देते। फिर अम्मा चिल्लाना शुरू कर देती, लो गजब खुदा का, ये मर्दुए हैं कि जच्चा खाने में पिले पड़े हैं। और मामले की नजाकत को महसूस करके दोनों डांट खाए हुए बच्चों की तरह भागते बाहर। और फिर जब अब्बा के ऊपर फालिज का हमला हुआ तो रूपचंद जी हॉस्पिटल से रिटायर हो चुके थे और उनकी सादी प्रैक्टिस उनके और हमारे घर तक महदूद होकर रह गई थी। इलाज तो और भी कई डॉक्टर कर रहे थे, मगर नर्स के और अम्मा के साथ डॉक्टर साहब ही जागते। और जिस वक्त से वो अब्बा को दफना कर आए, खानदानी मोहब्बत के अलावा उन्हें जिम्मेदारी का भी एहसास हो गया। बच्चों की फीस माफ कराने स्कूल दौड़े जाते, लड़कियों बालियों के जहेज के लिए ज्ञानचंद का नाटका बंद कर देते। घर का कोई खास काम बगैर डॉक्टर साहब की राय के ना होता। पश्चिमी बाजू को तुड़वा कर 2 कमरे बढ़ाने का सवाल उठा तो डॉक्टर साहब ही की राय से दबा दिया गया, इससे तो ऊपर 2 कमरे बढ़वा लो। उन्होंने राय दी और इस पर अमल हुआ। मुज्जन एफए में साइंस लेने को तैयार ना था। डॉक्टर साहब जूता लेकर पिल पड़े। मामला तय हो गया। फरीदा मियाँ से लड़कर घर आन बैठी। डॉक्टर साहब के पास उसका मियाँ पहुंचा और दूसरे दिन उसकी मंजली बहू शीला जब ब्याह कर आई तो दाई का झगड़ा भी खत्म हो गया। बेचारी अस्पताल से भागी आती, फीस तो दूर की चीज है, ऊपर से छठे दिन कुर्ता टोपी लेकर आती। पर आज जब छब्बा लड़कर आए तो उनकी ऐसी आवभगत हुई जैसे मर्द गाजी मैदान मारकर आया है। सबने ही उसकी बहादुरी की तफसील पूछी और बहुत सी जबानों के आगे सिर्फ अम्मा की जबान गूंग रही। आज से नहीं, वो 15 अगस्त से जब डॉक्टर साहब के घर पर तिरंगा झंडा और अपने घर पर लीग का झंडा लगा था, उसी दिन से उनकी जबान को चुप लग गई थी। इन 2 झंडों के दरमियान मीलों लंबी चौड़ी खलीज हायल हो गई, जिसकी भयानक गहराई को वो अपनी गमगीन आंखों से देख देख कर लर्जा करती। फिर शरणार्थियों का गलबा हुआ। बड़ी बहू के मैके वाले भावलपुर से माल लुटाकर और बमुश्किल जान बचाकर जब आए तो खलीज का दहाना चौड़ा हो गया। फिर रावलपिंडी से जब निर्मला के ससुराल वाले नीम मुर्दा हालत में आए तो उस खलीज में अजदहे फुनकारे मारने लगे। जब छोटी भाभी ने अपने बच्चे का पेट दिखाने को भेजा तो शीला भाभी ने जल्दी से नौकर को भगा दिया और किसी ने भी इस मामले पर बहस मुबाहिसा नहीं किया। सारे घर के मर्ज एकदम रुक गए। बड़ी भाभी तो अपने हिस्टेरिया के दौरे भूल कर लप्पा झप असबाब बांधने लगी। मेरे ट्रंक को हाथ ना लगाना। अम्मा की जबान आखिर को खुली और सब हक्का बक्का रह गए। क्या आप नहीं जाएंगी? बड़े भैया तर्रारी से बोले, नौज मुई मैं सिंधनों में मरने जाऊं? अल्लाह मारियां बर के पाजामे फड़काती फिरे हैं। तो संजले के पास ढाका चली जाइए। वो ढाका काहे को जाएंगी? कहीं की मुंडी काय बंगाली तो चावल हाथों से लसेड़ लसेड़ कर खावे हैं।
संजरे की सास मुमानी ही ने ताना दिया, तो रावलपिंडी चलो फरीदा के यहां। खाला बोली, तौबा मेरी, अल्लाह पाक पंजाबियों के हाथों किसी की मिट्टी पलीद ना कराए। मिट गई दोज़खियों की तो जबान बोले हैं। आज तो मेरी कम सुखन अम्मा पटापट बोली चली, ए बुआ तुम्हारी तो वही मिसल हो गई कि ऊंचे के नीचे भेड़िए के पेड़ तले। बेटी तेरा घर न जानू। ए भी ये कट्टो गुलैरी की तरह गमजा मस्तियां के बादशाह ने बुलाया, लो भाई झमझम करता हाथी भेजा के चकचक ये काला काला के घोड़ा भेजा, चकचक ये तो लाते झाड़ के। बावजूद ये कि फिजा मुकद्दर सी थी, फिर भी कहकहा पड़ गया। मेरी अम्मा का मुंह और फूल गया। क्या बच्चों की सी बातें हो रही हैं। नेशनल गार्ड के सरदार आला बोले, जिनका सर न पैर, क्या इरादा है, यहां रहकर कट मरें। तुम लोग जाओ, मैं कहां जाऊंगी, मेरा आखिरी वक्त है। तो आखिरी वक्त में काफिरों से गद बनवाओगी। खाला भी पोटलियां गिनती जाती और पोटलियों में से सोने चांदी के जेवर लेकर हड्डियों का मंजन, सूखी मेथी और मुल्तानी मिट्टी तक थी। उन चीजों को वो ऐसे कलेजे से लगा कर ले जा रही थी गोया पाकिस्तान का स्टर्लिंग बैलेंस कम हो जाएगा। 3 दफा बड़े भाई ने जलकर उनकी पुराने रोहड़ की पोटलियां फेंकी, पर वो ऐसी चिंगाड़ी गोया ये दौलत न गई तो पाकिस्तान गरीब रह जाएगा। और मजबूरन बच्चों के मौत में डूबी हुई गदीलों की रुई के पुलंदे बांधने पड़े। बर्तन बोरों में भरे गए, पलंगों की पाए पट्टियां खोलकर झुलंगों में बांधी गईं, और देखते ही देखते जमा जमाया घर टेढ़ी मेढ़ी गठड़ियों और बख्चों में तब्दील हो गया। तो सामान के पैर लग गए हैं और कलांचे भरता फिरता है। जरा सुस्ताने को बैठा है और फिर उठकर नाचने लगा है। पर अम्मा का ट्रंक जूं का तूं रखा है। आपका इरादा यहां मरने का है तो कौन रोक सकता है, भाई साहब ने आखिर में कहा। और मेरी मासूम सूरत की भोली सी अम्मा भटकती आंखों से गदले आसमान को तकती रही, जैसे वो खुद अपने आप से पूछती हूं, कौन मार डालेगा और कब। अम्मा तो सटिया गई हैं, इस उम्र में अकल ठिकाने नहीं है। मंजले भाई कान में खुसफुसाए, क्या मालूम इन्हें कि काफिरों ने मासूमों पर तो और जुल्म ढाने हैं। अपना वतन होगा तो जानो माल का तो इत्मीनान रहेगा। अगर मेरी कमसुखन अम्मा की जबान तेज होती तो वो जरूर कहती, अपना वतन है किस चिड़िया का नाम। लोगों बताओ तो वो है कहां अपना वतन। जिस मिट्टी में जन्म लिया, जिसमें लोट पोट कर बड़े पले, वही अपना वतन ना हुआ तो फिर जहां 4 दिन को जाकर बस जाओ वो कैसे अपना वतन हो जाएगा। और फिर कौन जाने वहां से भी कोई निकाल दे। कहे जाओ नया वतन बसाओ। अब यहां चिराग शहरी बनी बैठी हूं, एक नन्ना सा झोंका आया और वतन का झगड़ा खत्म। और ये वतन उजाड़ने और बसाने का खेल कुछ दिलचस्प भी तो नहीं। एक दिन था मुगल अपना वतन छोड़कर नया वतन बसाने आए थे, आज फिर चलो वतन बसाने। वतन ना हुआ, पैर की जूती हो गई, जरा तंग पड़ी उतार फेंकी, दूसरी पहन ली। मगर वो खामोश रही और उनका चेहरा पहले से भी ज्यादा थका हुआ मालूम होने लगा, जैसे वो सदियों से वतन की खोज में खाक छानने के बाद थक कर आन बैठी हूं और इस तलाश में खुद को भी खो चुकी हूं। सर आए पैर गए, मगर अम्मा अपनी जगह पर ऐसे जमी रहीं जैसे बड़ के पेड़ की जड़ आंधी तूफान में खड़ी रहती है। पर जब बेटे बेटियां, बहुएं, दामाद, पोते पोतियां, नवासे नवासियां, पूरा का पूरा काफला बड़े फाटक से निकलकर पुलिस की निगरानी में लारियों में सवार होने लगा, तो उनके कलेजे के टुकड़े उड़ने लगे। बेचैन नजरों से उन्होंने खलीज के उस पार बेकसी से देखा। सड़क बीच का घर इतना दूर लगा जैसे दूर उफक पर कोई सरगर्दा बादल का लक्का। रूपचंद जी का बरामदा सुनसान पड़ा था। 2-1 बार बच्चे बाहर निकले, मगर हाथ पकड़कर वापस घसीट लिए गए। पर अम्मा की आंसू भरी आंखों ने उन आंखों को देख लिया जो दरवाजों की झिर्रियों और चिकों के पीछे नमनाक हो रही थी। जब लारियां धूल उड़ाकर काफिले को ले सुधारी तो एक बाईं तरफ की मुर्दा हिस्स ने सांस ली, दरवाजा खुला और बोझल कदमों से रूपचंद जी चोरों की तरह सामने की खाली ढंढार घर को ताकने निकले और थोड़ी देर तक गुबार के बगोले में बिछड़ी हुई सूरतों को ढूंढते रहे। और फिर उनकी नाकाम निगाहें मुजरिमाना अंदाज में उजड़े दयार में भटकती हुई वापस जमीन में धंस गईं। जब सारी उम्र की पूंजी को खुदा के रहमो करम के हवाले करके अम्मा ढंढार शहन में आकर खड़ी हुई तो उनका बूढ़ा दिल नन्हे बच्चे की तरह सहम कर कुम्हला गया, जैसे चारों तरफ से भूत आन कर उनको दबोच लेंगे। चकरा कर उन्होंने खंबे का सहारा लिया।
सामने नजर उठी तो कलेजा उछल कर मुंह को आया। यही तो वो कमरा था जिसे दूल्हा की प्यार भरी गोद में लांग कर आई थी। यहीं तो कमसिन खौफजदा आंखों वाली भोली सी दुल्हन के चांद से चेहरे पर से घूंघट उठा, जिंदगी भर की गुलामी लिख दी थी। वो सामने बाजू के कमरे में पहलोटी की बेटी पैदा हुई थी और बड़ी बेटी की याद एकदम से हुक बनकर कलेजे में कूंद गई। वो कोने में उसका नाल गड़ा था। एक नहीं 10 नाल गड़े थे और 10 रूहों ने यहीं पहली सांस ली थी। 10 गोश्त पोस्त की मूर्तियों ने, 10 इंसानों ने इसी मुकद्दस कमरे में जन्म लिया था, इस मुकद्दस कोख से जिसे आज वो छोड़कर चले गए थे। जैसे वो पुरानी केचली थी जिसे कांटों में उलझाकर वो सब सटासट निकले चले गए, अमन और सुकून की तलाश में, रुपए के 4 सेर गेहूं के पीछे। और वो नन्ही नन्ही हस्तियों की प्यारी आगू आगू में कमरा अब तक गूंज रहा था। लपक कर वो कमरे में गोद फैलाकर दौड़ गईं। फिर उनकी गोद खाली थी, वो गोद जिसे सुहागने तकद्दुस से छूकर हाथ कोक को लगाती थी, आज खाली थी। कमरा बड़ा भाएं भाएं कर रहा था। दहशतज़दा होकर वो लौट पड़ी, मगर छूटे हुए तखय्युल के कदम न लौटा सकी। वो दूसरे कमरे में लड़खड़ा गईं। यहीं तो जिंदगी के साथी ने 50 बरस के निबाह के बाद मुंह मोड़ा था। यहीं दरवाजे के सामने कफनाई हुई लाश रखी थी, सारा कुंबा घेरे खड़ा था। खुशनसीब थे वो जो अपने प्यारों की गोद में सुधारे, पर जिंदगी की साथी को छोड़ गए, जो आज बेकफनाई हुई लाश की तरह लावारिस पड़ी रह गई। पैरों ने जवाब दे दिया और वो वहीं बैठ गईं, जहां मैयत के सिराने 10 बरस उनके कपकपाते हाथों ने चराग जलाया था। पर आज चराग में तेल न था और बत्ती भी खत्म हो चुकी थी, और सामने रूपचंद अपने बरामदे में जोर जोर से टहल रहे थे, गालियां दे रहे थे अपने बीवी बच्चों को, नौकरों को, सरकार को, और सामने फैली हुई बेजुबान सड़क को, ईंट पत्थर को और चाकू छुरी को, हत्ता कि पूरी कायनात उनकी गालियों की बमबारी के आगे सहमी दुबकी बैठी थी। और खास तौर पर उस खाली घर को जो सड़क के उस पार खड़ा उनका मुंह चढ़ा रहा था, जैसे खुद उन्होंने अपने हाथों से उसकी ईंट से ईंट टकरा दी हो। वो कोई चीज अपने दिमाग से झटक देना चाहते थे, सारी कुव्वतों की मदद से नोच कर फेंक देना चाहते थे, मगर नाकामी से झुंझला उठते थे। कीने की जड़ों की तरह जो चीज उनके वजूद में जम चुकी थी वो उसे पूरी ताकत से खींच रहे थे, मगर साथ साथ जैसे उनका गोश्त खींचता चला आता हो, वो कर्रा कर छोड़ देते थे। फिर एकदम उनकी गालियां बंद हो गईं, टहल थम गई और वो मोटर में बैठकर चल दिए। रात को जब गली के नुक्कड़ पर सन्नाटा छा गया तो पिछले दरवाजे से रूपचंद की बीवी 2 थालियां ऊपर नीचे धरे चोरों की तरह दाखिल हुई। दोनों बूढ़ी औरतें खामोश एक दूसरे के आमने सामने बैठ गईं, जबानें बंद रहीं पर आंखें अब कुछ कह सुन रही थीं। दोनों थालियों का खाना जूं का तूं रखा था। औरतें जब किसी की गीबत करती हैं तो उनकी जबानें कतरनी की तरह चल निकलती हैं, पर जहां जज्बात ने हमला किया और मुंह में ताले पड़ गए। रात भर न जाने कितनी देर परेशानियां अकेला पाकर शब खून मारती हैं, न जाने रास्ते ही में तो सब ना खत्म हो जाएंगे। आजकल तो इक्का दुक्का नहीं, पूरी पूरी रेलें कट रही हैं। 50 बरस खून से सींच कर खेती तैयार की और आज वो देश निकाला लेकर नई जमीन की तलाश में उफ्ता और खीजा चल पड़ी थी। कौन जाने नई जमीन उन पौधों को रास आए ना आए, कुमला तो ना जाएंगे ये गरीबुल वतन पौधे। छोटी बहू तो अल्लाह रखे अनगिना महीनों में है, न जाने किस जंगल में जच्चा खाना बने। घर बार नौकरी व्यापार सब कुछ छोड़कर चल पड़े हैं। नए वतन में चील कव्वों ने कुछ छोड़ा भी होगा, या ये मुंह तकते ही लौट आएंगे, और जो लौट कर आए तो फिर से जड़ें पकड़ने का भी मौका मिलेगा या नहीं। कौन जाने ये बूढ़ा ठोंठ बाहर के लौट आने तक जिंदा भी रहेगा कि नहीं। घंटों सड़न बावलियों की तरह दीवार पाखों से लिपट लिपट कर न जाने क्या बकती रही, फिर शल होकर पड़ गई। नींद कहां, सारी रात बूढ़ा जिस्म, जवान बेटियों की कटी फटी लाशें, 9 उम्र बहुओं के बरहना जुलूस और पोतों नवासों के चीथड़े उड़ते देख देख कर थर्राता रहा। न जाने कब गफलत ने हमला कर दिया कि एकदम ऐसा मालूम हुआ कि दरवाजे पर दुनिया भर का गदर ढह पड़ा है। जान प्यारी ना सही, पर बिना तेल का दिया भी बुझते वक्त कांप तो उठता ही है। और फिर सीधी सादी मौत ही क्या बेरहम होती है, जो ऊपर से वो इंसान का भूत बनकर आए।
सुना है बुढ़ियों तक को बाल पकड़कर सड़क पर घसीटते हैं, यहां तक कि खाल छिलकर हड्डियां झलक आती हैं। और फिर वहीं दुनिया के वो अजाब नाजिल होते हैं जिनके ख्याल से दोज़ख के फरिश्ते भी जर्द पड़ जाएं। दस्तक की घन घरज बढ़ती जा रही थी। मलिकुल मौत को जल्दी पड़ी थी ना। और फिर आप से आप सारी चटखनियां खुल गईं, बत्तियां जल उठीं, जैसे दूर कुएं की तह से किसी की आवाज आई। शायद बड़ा लड़का पुकार रहा था। नहीं, ये तो छोटे और संजरे की आवाज थी, दूसरी दुनिया के मादूम कोने से। तो मिल गया सबको वतन इतनी जल्दी। संझला, उसके पीछे छोटा, साफ तो खड़े थे, गोदों में बच्चों को उठाए बहुएं। फिर एकदम से सारा घर जी उठा, सारी रूहें जाग उठीं और दुखियारी मां के गिर्द जमा हो गईं। छोटे बड़े हाथ प्यार से छूने लगे। एकदम से खुश्क होंठों में नन्ही नन्ही कोपलें फूट निकली। गफूर मुसर्रत से सारे हवास तित्तर बित्तर होकर तारीकी में भंवर डालते डूब गए। जब आंख खुली तो नब्ज पर जानी पहचानी उंगलियां रेंग रही थी। अरे भाभी, मुझे वैसे ही बुला लिया करो, चला आऊंगा, ये ढोंग काहे को रचाती हो? रूपचंद जी पर्दे के पीछे से कह रहे थे। और भाभी, आज तो फीस दिलवा दो, देखो तुम्हारे नालायक लड़कों को लूनी जंक्शन से पकड़ कर लाया हूं। भागते जाते थे बदमाश कहीं के, पुलिस सुपरिटेंडेंट का भी एतबार नहीं करते थे। फिर बूढ़े होंठ में कोंपलें फूट निकली, बोट कर बैठ गईं। थोड़ी देर खामोश रहीं, फिर दो गरम गरम मोती लुढ़क कर रूपचंद जी के झुर्रियोंदार हाथ पर गिर पड़े। दोस्तों साहिबो, जड़ें महज एक अफसाना नहीं, ये उर्दू अदब में वो दर्द भरा लम्हा है जब एक कलम ने इंसान के अपने ज़मीन, अपने घर और अपनी पहचान से ताल्लुक़ को निहायत खामोश मगर गहरी शिद्दत के साथ लफ्ज़ों में समो दिया। इस्मत चुग़ताई ने इस कहानी में जो कुछ दिखाया है वो सिर्फ हिजरत या जुदाई का मंजर नहीं है, बल्कि उस अंदरूनी टूट फूट की तस्वीर है जो उस वक्त जन्म लेती है जब इंसान अपनी जड़ों से दूर होने लगता है। जड़ें हमें यह भी सिखाता है कि इंसान सिर्फ हाल में नहीं जीता, वो अपनी यादों, अपने माजी और अपने वाबस्ता रिश्तों के सहारे भी जिंदा रहता है। और जब यही सहारे हिलने लगे तो दुख सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी उतरता चला जाता है। अगर आपको ये पेशकश पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगली नशिस्त में आप किस बड़े अफसाना निगार और किस नुमाइंदा अफसाने को सुनना चाहेंगे। मैं हूं आरिफ बा हलीम और आप देख रहे थे प्रोग्राम बोलती किताबें। सलामत रहें।